नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समस्तर्जन में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 28 है, शंकर आईएएस का एनवायरनमेंट बुक से। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या होता है, आप देखते हैं कि दैट ग्लोबल लेवल पे जब हमारे मिनिस्टर्स मिलते हैं, हमारे एम्बेसडर्स मिलते हैं, हमारे सर्टेन लीडर्स मिलते हैं, एनजीओज मिलती हैं, ठीक है, तो ये एक टारगेट सेट करते हैं, एक आउटकम होता है उस कॉन्फ्रेंस का या फिर समिट का, और उस आउटकम को इनको फॉलो करना होता है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में। ठीक है, ये उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग हो सकता है या नॉन लीगली बाइंडिंग हो सकता है, ये डिपेंड करता है जो भी कंडीशन है। तो अब आप उसको लेकर अगर देखेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एनवायरनमेंट को लेके काफी सारे हैं, जैसे कि आपका यूएनसीसीडी का है, यूएनसीसीडी है, फिर आपका सीबीडी है, आपका साइट्स का है, ट्रैफिक का है, आपका आईयूसीएन का है, आपका TX4 TX2 है, ठीक है, आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। ये सारे जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट हुआ, उसमें कुछ आउटकम निकला और उसको फिर लोगों ने अपनी कंट्रीज में अप्लाई किया। ठीक है, तो ये काफी सारे हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन है। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा यूएनसीईडी। यूएनसीईडी को आप अर्थ समिट या रियो अर्थ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये सबसे पहला आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके एक जॉइंट मीटिंग हुई काफी सारी कंट्रीज के बीच में, जो भी यूएन के मेंबर्स थे उस दौरान, और ये जून 1992 की बात है। अब ये जगह जो थी वो रियो डी जेनेरो था, जो कि आपकी ब्राजील में है, तभी लिए आप इसको रियो समिट या फिर अर्थ समिट भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो समिट था, ठीक है, अब इसमें हमारा क्या आउटकम निकला। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने जो एनवायरनमेंट में जो कंसर्न्स बने हुए थे आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कोई ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं दिया गया था और वो काफी ज्यादा डिट्रीट करने लगा। उसके बाद हमने इसके कॉन्फ्रेंस करवाया और उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने एक डिसीजन लिया कि जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको हम लिमिट करेंगे। जैसे कि आपकी कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इनको हम सबको कम करेंगे। सेकंड ये आया कि दैट हमारा एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढा जाएगा जो रिप्लेस करेगा हमारे फॉसिल फ्यूल्स को। ठीक है, तो अल्टरनेट एनर्जी के लिए भी एक रिसर्च स्टार्ट हो गई, सोलर में, आपके विंड में, आपकी बायोमास में। ठीक है, ओवरऑल हमें फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है, जैसे कि आपका कोल है या फिर अदर नेचुरल गैसेस है। उसके बाद हमारा थर्ड जो था, वी हैव टू रिलाई ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही यूज किया जाए, ये भी निष्कर्ष निकला। उसके बाद क्या फायदा होगा, हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है, हमारी जो सिटीज होगी वो डिकंजस्ट हो जाएगी, ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम जो होगी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने की जरूरत है। चौथा आता है हमारी जो ग्रोइंग स्कैरसिटी है, वाटर जो है, वाटर लेवल कम हो रहा है ग्राउंड पे, हमारे रिवर्स के अंदर, ठीक है, तो इसको भी हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉक्सिक कंपाउंड्स को लेके, फिर अल्टरनेट एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और फिर हमारा वाटर को लेके। तो ये चार मेजर हमारे इश्यूज जो थे इस समिट के दौरान डिस्कस हुए, इनके ऊपर डिबेट हुई, अलग अलग सजेशन आए, रिकमेंडेशन आए। ठीक है, और फाइनली हमारा क्या निकला, एक काफी सारे बाइंडिंग डॉक्यूमेंट आए, बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आए, सॉरी। ठीक है, जैसे कि आपका सीबीडी का आया, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आपका यूएनएफसीसी आया था, दैट इज आपका क्लाइमेट चेंज को लेके एक सबमिट आया था, आपका कन्वेंशन आया। ठीक है, उसी तरह आपका एजेंडा 21 आया। ठीक है, ये ओवरऑल आपका ये जो यूएनसीईडी हुआ रियो डी जेनेरो में, उसके ये कुछ आउटकम्स थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये एजेंडा 21 क्या होता है। तो एजेंडा 21 एक 21st सेंचुरी के लिए हमने सर्टेन एजेंडा रखा कि हमें 21st सेंचुरी में ये अचीव करना है, ये लिमिट करना है, ये हमें प्रमोट करना है। तो ये एजेंडा 21 में सारा दिया गया था और ये आउटकम था आपके यूएनसीईडी का, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपने देखा एजेंडा 21 के बारे में। अब एजेंडा 21 फॉर कल्चर भी आया था। अब ये क्या था, ठीक है, तो जब एक 2002 में भी हमारा एक समिट हुआ, ठीक है, और ये भी ब्राजील में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सर्टेन गाइडलाइन सेट करी, जहाँ पे हमने फॉर द लोकल कल्चरल की पॉलिसीज, जो लोकल लेवल पे जो कल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसकी सर्टेन पॉलिसीज को डॉक्यूमेंट किया जाता है।
ठीक है, और ये क्या है, एजेंडा 21 फॉर कल्चर इसे नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका Rio+5 भी हुआ था। अब ये Rio+5 क्या है, तो 1997 में एक UNGA का सेशन चल रहा था, उसमें एक स्पेशल सेशन करवाया गया जिसमें हमने पिछले जो 5 सालों का 1992 से लेके जो हमारा प्रोग्रेस हुआ है ये एजेंडा 21 के ऊपर, वो हमने अप्रेस किया। ठीक है, तो ये आपका Rio 5 के नाम से जाना गया था। 5 साल के बाद आफ्टर दिस रियो समिट 1992 का हमने एक अप्रेजल किया। ठीक है, वो आपका Rio 5 के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक असेंबली जो थी एक आपकी रिकॉग्नाइज किया गया दैट वी हैव टू प्रोग्रेस एज अ अनइवन आइडेंटिफाइड, आपके की ट्रेंड्स देखे गए। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंक्रीजिंग द ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारा जो था हमने Rio+5 में देखा कि ये हमने असेस किया कि ये अनइवन हो रहा है, अनआइडेंटिफाइड, वी हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद एक काफी सारी जो है डिमांड आ गई है, बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, तो ओवरऑल हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हुआ आपका जोहान्सबर्ग समिट। जोहान्सबर्ग समिट जो था, अब इसके अंदर हमने क्या किया, वी अग्रीड ऑन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपका अर्थ समिट था 2002 का, उसके ऊपर हमने अग्री कर लिया। ठीक है, और अफर्म किया कि हम एजेंडा 21 को फुलफिल करेंगे, साथ ही साथ जो है हम एमडीजीज को भी अचीव करेंगे। तो एजेंडा 21 को भी लाना है और दूसरे एमडीजीज को भी अचीव करना है, और बाकी के जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो तो हम अचीव करेंगे ही। ठीक है, तो ये हमारा आपके जोहान्सबर्ग समिट में देखा गया। ठीक है, जो कि दो, ठीक है, हमने कंफर्म किया कि हम रियो समिट को भी देखेंगे, हम जो है हमारे एमडीजीज को भी अचीव करेंगे, और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट अभी तक हुए। ठीक है, अब Rio+20 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो Rio+20 जो था ये हमारा 1992 से अगले 20 साल के बाद, ठीक है, तो मतलब 2012 में हमने एक समिट करा, वहीं रियो नाम की जगह पे किया ब्राजील में। अब इसको हमने +20 दिया क्योंकि ये 20 साल बाद हुआ, 1992 के, मतलब 2012 में हुआ। ठीक है, अर्थ समिट इसे बोला जाता है, रियो के नाम से आप बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो Rio+20 का जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें वर्ल्ड के लीडर फिर से बैठे, डिस्कशन हुई, प्राइवेट पार्टीज भी आई, आपकी एनजीओज भी आई, सबने खुल मिल के जो है बातचीत किया कि क्या डेवलपमेंट है, क्या स्टेटस है एनवायरनमेंट का, क्या फर्दर एक्शन लेना है। ठीक है, अब ऑफिशियल डिस्कशन जो थी यहाँ पे फोकस करती थी 2 मेन थीम्स के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन उठा कि किस तरह जो है हम अपनी ग्रीन इकोनॉमी को बिल्डअप करें, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अचीव करना है, लोगों को गरीबी से, पॉवर्टी से निकालना है। ठीक है, और दूसरा ये सवाल उठा कि किस तरह हम जो है अपने इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करें ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। तो सबसे पहले किस तरह ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करें, और दूसरा किस तरह इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन करें। ठीक है, ये दो इसमें थीम्स डिस्कस हुई हमारे Rio+20 में। और Rio+20 में ये भी बात कही गई कि हम अराउंड अगले नेक्स्ट सालों में क्या हम 513 बिलियन USD इन्वेस्ट करेंगे फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे, ये आपने देखा Rio+20 क्या है, 20+20 क्या है। इससे पहले आपने Rio+5 देखा था 1997 का, फिर आपका जोहान्सबर्ग समिट हुआ, फिर 2012 में आपका Rio+20 हुआ। अब हम देखते हैं, तो ये सारे अभी तक हमारे UNCED के ऊपर डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब नेक्स्ट आता है जो दूसरा हमारा आया, दैट वाज, तो अब ये हमने देखा अबाउट द CBD के बारे में हम देखते हैं। तो CBD क्या है, CBD भी एक हमारा कन्वेंशन हुआ था, और ये हमारे UNCED में ही हुआ था। UNCED जब हुआ उसी दौरान हमारा CBD भी हुआ। अब CBD क्या है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके है, मतलब आपके जो पशु पक्षी होते हैं उनको लेके, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जिसे आप बोलते हैं, उससे ये डील करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये जो है एक लीगली बाइंडिंग है, एक लीगली बाइंडिंग है, मतलब हर एक कंट्री ने इसको, जिसने भी इसको अडॉप्ट किया है उसको लीगली कन्वेंशन, इस लीगली को लीगली भी अप्लाई करना है, कोई लेजिस्लेशन लानी है। जैसे भारत के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाए थे, ठीक है, वो एक लीगली बाइंडिंग था CBD, उसको कंप्लाई करने के लिए हमने एक लेजिस्लेशन को लाना हुआ। ठीक है, उसी तरह ये कन्वेंशन रिकॉग्नाइज करता है कि किस तरह हम अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दैट एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद ये जो जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटीग्रल भी पार्ट होता है हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान, और ये कवर करता है सारे इकोसिस्टम्स को, स्पीसीज को और जेनेटिक रिसोर्सेज को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे 3 मेजर गोल्स है। सबसे पहले क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का।
फिर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल यूज करना है कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, ठीक है। फिर तीसरा आता है कि जो भी बेनिफिट्स आते हैं फ्रॉम द कमर्शियल या फिर अदर यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, वो फेयरली और इक्विटेबली हमें शेयर करने हैं, ठीक है, कि जो भी हमें फायदा हो रहा है, जो भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो हम दूसरे नेशंस के साथ शेयर करें, कि किस तरह हम कंजर्व करते हैं पशुओं को, किस तरह हम उनका सर्वे करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक ग्लोबल लेवल पे भी शेयर करनी होगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेके है, दूसरा जो है आपका सस्टेनेबल यूज ऑफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा हमारा शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द कमर्शियल एंड द अदर यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये जो कन्वेंशन है ये एक्नॉलेज करता है कि एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक है। क्या जरूरत है हमें, क्या जरूरत है, हमें एक सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। कहाँ पे करनी है, उसके थ्रू हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो तो हमने देखा कि शेयर करना है, ठीक है। तो बायोलॉजी सीबीडी ये हमने देखा क्या है। अब सीबीडी के अंदर ही एक आउटकम आया था, दैट वाज कॉल्ड द कार्टागना प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी, ठीक है। अब ये क्या था, ये हमारा एक सब कंपोनेंट था, हमारा इन एडिशनल एग्रीमेंट था हमारे किसका, सीबीडी का, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड द कार्टागना प्रोटोकॉल। अब ये डील क्या करता है, इसका पर्पस क्या है, तो सबसे पहले इसने इंश्योर करना है कि एक एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए जब भी हम ट्रांसफर करें या हैंडल करें या यूज करें किसी भी लिविंग मटेरियल को, ठीक है, किसी भी लिविंग मटेरियल का, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, एलएमओ जिसे आप बोलते हैं, उनका ढंग से हैंडलिंग होना चाहिए, ढंग से उनका यूज और ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। जो भी मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी में आप बायोटेक्नोलॉजी में आप देखते हैं, ये काफी सारे रिसर्च होती हैं हमारे चूहों के ऊपर, हमारे जानवरों के ऊपर, ठीक है। तो जो भी आप उनको ढंग से आप हैंडल करें, उनका ज्यादा सफरिंग ना हो उन्हें, ठीक है, उनका ढंग से हैंडलिंग हो, ट्रांसफर हो और यूज हो, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद के अंदर हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कार्टागना प्रोटोकॉल था, जो कि एक एडिशनल एग्रीमेंट था अंडर द हमारा जो सीबीडी है, ठीक है। अब ये जो कार्टागना प्रोटोकॉल है, ये एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है कि किस तरह आप इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल ये कहता है कि दैट पार्टीज को इंश्योर करना है कि एलएमओस जो हो वो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ढंग जाए तो अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल जो भी डेवलप है उसके अकॉर्डिंग ही जाए, उनका हैंडलिंग, उनका पैकेजिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन सेफ मैनर में होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी साथ में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो वो भी जरूरी है, ठीक है। अब एलएमओस के अंदर आपके दो जो है मेजर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपका एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कोई भी कंट्री किसी भी एलएमओ का एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, फॉर द इंटेंशन रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उसको सर्टेन राइटिंग में देना पड़ेगा पार्टी ऑफ द उस कंट्री को जहां पे वो भेज रहा है, बिफोर फर्स्ट प्रपोज द एक्सपोर्ट टेक प्लेस। तो एक्सपोर्ट होने से पहले वो कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री इंपोर्टिंग कंट्री को एक रिटर्न में देगी कि हम ये आपकी कंट्रीज में ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टी जो भी इंपोर्ट करती है उनको भी एक्नॉलेज करना होगा रिसिप्ट को विद इन द 90 डेज, एंड उस कम्युनिकेशन में देना होगा कि क्या डिसीजन है, अलाउ करना है या नहीं करना है, एंड दैट मस्ट बी गिवन इन द 270 डेज। 270 दिनों के अंदर उन्होंने रिप्लाई देना होगा जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है कि हमें चाहिए है या नहीं चाहिए एलएमओ। उसके बाद जो भी पार्टीज होती है, ठीक है, एलएमओ जो होते हैं वो एक साइंटिफिकली साउंड होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर में उनका एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी पार्टी जब एक बार डिसाइड करती है तो उसको जो भी रिस्क असेसमेंट होता है वो भी करना होता है, जो भी शिपमेंट वो कर रही है उसका रिस्क असेसमेंट भी देखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्टागना प्रोटोकॉल था, एक बार बायोसेफ्टी के लिए आप कह सकते हैं, बायोसेफ्टी पर्पस के लिए बना था। एंड उसके बाद अब एलएमओज आपने देखा कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नगोआ कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको रेनफोर्स किया गया था बाय द नगोआ कोलंबोर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन द लायबिलिटी एंड द रिड्रेस, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था जो रिस्पॉन्स का जो मेजर करता है कि क्या हमें करने की जरूरत है ड्यूरिंग द डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एलएमओज। एलएमओज का आपने
कुछ बनाए हैं, आपने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में कुछ किया है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, अब उसकी वजह से कुछ आपके एनवायरनमेंट में लॉस हो गया है, कोई डैमेज पहुंचाया गया है आपकी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए वी हैव द नगोआ कोलमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल क्या कहता है वो जरा हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी इसकी नगोआ प्रोटोकॉल के पार्टी टू द सप्लीमेंट्री कन्वेंशन, उस